नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और सबसे पहले बात कोरोना संकट की। देश में पिछले 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 4000 के पार जा पहुंचा है। पहली बार एक दिन में 4000 से ज्यादा मौत होने के बाद चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा नए केस भी सामने आए। कोरोना मरीजों को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने क्या सलाह दी है? कोरोना की रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने क्या कहा? कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। शुक्रवार को 4,01,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि मौत का आंकड़ा पहली बार 4000 के पार पहुंच गया। कल 4191 लोगों की मौत हो गई। मौत के बढ़ते आंकड़ों से सरकार और आम लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को 3,19,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केसों की संख्या 37,21,000 से ज्यादा हो गई है। देश में भले ही कोरोना की सुनामी आई हो, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात से राहत महसूस कर रहा है कि 17 राज्यों में 50,000 से भी कम सक्रिय मामले हैं, जबकि 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच सक्रिय मामलों की संख्या बनी हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने अब कहा है कि अगर सावधानी बरती जाए तो हम वायरस की तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। अगर देशवासियों ने ऐसा किया तो तीसरी लहर आती भी है तो कुछ इलाकों तक सीमित रह जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस पानी से नहीं फैलता है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कोरोना संक्रमित होने वाले लोग सबसे पहले ये तय करें कि वो घर में रहें या फिर कोविड केयर सेंटर जाएं। घर में रहने पर परिवार के सभी लोगों का मास्क पहनना भी जरूरी है। घर की खिड़की खुली होनी चाहिए। बुखार की दवा लेने के साथ ऑक्सीजन की जांच करते रहें। ये जान लें कि ऑक्सीजन लेवल 93 से कम होने पर मेडिकल सलाह की जरूरत है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कोरोना संक्रमितों को क्या करना है और क्या नहीं करना है उनकी लिस्ट भी बताई है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना और लिक्विड खाद्य लाभदायक है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए पेट के बल लेटने और मल्टीविटामिन टैबलेट हल्की स्टीम, गर्म नमक और पानी के साथ गलाला करें। घर में रेमडेसिविर न लें और ऑक्सीजन भी डॉक्टर की निगरानी में लें, जबकि आइबारमेक्टिन आप खुद ले सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि रूस की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी से पहले रूस के दावे का परीक्षण किया जाएगा। पॉल ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन का भी एक सिंगल डोज वाला टीका है। ये वैक्सीन टीकाकरण की गति बढ़ा सकते हैं। 2 डोज में दी जाने वाली रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 लाख डोज भारत पहुँच चुकी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि देश में कोविड के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर की सहज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को 16 मई तक के लिए इस दवा का आवंटन कर दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को कहा था कि रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 1 करोड़ 3 लाख करोड़ शीशियां प्रति माह कर दी गई हैं, जो पहले 38 लाख प्रति महीने थीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब ऑक्सीजन को लेकर हालात कंट्रोल में हैं। केजरीवाल ने अधिकारियों से कहा कि कहीं भी बेड की कमी न हो और ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान जानी नहीं चाहिए। उन्होंने 3 महीने में दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा करने का लक्ष्य भी रखा। इसके साथ केजरीवाल ने पत्रकारों को मुफ्त में टीका लगाने के लिए मीडिया संस्थानों में ही विशेष कैंप लगाने का फैसला किया है। भारत में कोरोना के भयावह हालात पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि मौजूदा हालात दिल दहलाने वाले हैं। जिन्होंने भी इस महामारी में अपनों को खोया है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जैसे ही भारत में हालात बिगड़ने लगे, अमेरिका ने तुरंत भारत को मदद भेजने का फैसला किया। इस महामारी से निपटने के लिए अमेरिका भारत को हर संभव मदद कर रहा है। देश में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हो रही दिक्कत को दूर करने के लिए विदेशों से लगातार कंटेनर लाए जा रहे हैं और इस काम में वायुसेना की टीम दिन रात जुटी हुई है। इसी बीच में देश में वैक्सीनेशन अभियान को बिना किसी बाधा के चलाने के लिए ब्रिटेन को भेजे जाने वाली वैक्सीन की लाखों की डोज रोक दी गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने वैक्सीन की एक कीमत की मांग की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 सांस की आस। वायुसेना के विशेष विमान से सिंगापुर से कल 3 क्रायोजेनिक कंटेनर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर लाए गए हैं। इसके अलावा इजराइल से भी 3 ऑक्सीजन कंटेनर गाजियाबाद के हिंटन एयरबेस पर उतारे गए। वायुसेना की ग्लोब मास्टर C-17 विमान लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचा रहे हैं।
दिल्ली में मांग के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र को साफ साफ कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देनी ही होगी। केंद्र सरकार हमें सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर न करे। दरअसल 6 मई को दिल्ली को 577 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन मिली थी, जबकि कोर्ट ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तय किया है। देश में वैक्सीन का स्टॉक बनाए रखने के लिए सरकार ने ब्रिटेन को कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोज निर्यात करने के फैसले को वापस ले लिया है। अब ब्रिटेन को भेजी जाने वाली 50 लाख वैक्सीन की डोज देश में ही 18 से 44 साल वालों के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में इस्तेमाल किए जाएंगे। इन्हीं 50 लाख वैक्सीन डोज को 21 राज्यों को भी दिया जाएगा। एक तरफ कई राज्यों में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर बनी जांच कमेटी ने इस खेल को पकड़ा है। 21 अप्रैल से 2 मई के बीच 150 सिलेंडर की जरूरत थी, जबकि वहां 348 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हुई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक महिला कोरोना मरीज की मौत हो गई। वीडियो में मरीज के परिजन रोते हुए ऑक्सीजन देने के लिए मिन्नतें करते दिखे। परिवार का आरोप है कि ऑक्सीजन पैनल में खराबी की वजह से उनके मरीज की मौत हुई, लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन पर्याप्त था। मरीज की हालत पहले से ही काफी गंभीर थी। कोरोना मरीजों के दबाव में अस्पतालों में दूसरी बीमारियों से ग्रसित मरीज भी इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक महिला मरीज के परिजन इलाज के लिए डॉक्टर और स्टाफ के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अस्पताल कोविड की टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जिद करता रहा। इसी बीच महिला मरीज की मौत हो गई। बिहार की जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के गांव अमनौर में सामुदायिक भवन के कैंपस में धूल फाक रहे 12 से ज्यादा एम्बुलेंस से पर्दा हटाया। पप्पू यादव ने पूछा, कोरोना मरीजों के लिए इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। रूडी ने कहा कि सांसद निधि से खरीदे गए 80 एम्बुलेंस में से 56 सेवा में हैं। ड्राइवरों की कमी के चलते बाकी एम्बुलेंस खड़े हैं। अगर पप्पू यादव के पास ड्राइवर हैं तो वो इन एम्बुलेंस को ले जा सकते हैं। इस पर पप्पू ने कहा कि वो 70 ड्राइवर देने को तैयार हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश में ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के रखरखाव को सेना या फिर पैरामिलिट्री के हाथों सौंपने की वकालत की है। विज ने कहा कि यदि कहीं पर भी ऑक्सीजन आपूर्ति रुक जाती है या प्लांट में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं। इसीलिए ऑक्सीजन का प्रबंधन सेना के हाथों में देना चाहिए। लखनऊ जिला प्रशासन की ओर से निजी एम्बुलेंस के लिए दरें तय किए जाने के बाद भी एम्बुलेंस वाले मनमानी कीमत मांग रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में एक निजी एम्बुलेंस वाले मामूली दूरी के लिए भी 8,000 रुपए की मांग करते नजर आए, जबकि जिला प्रशासन ने 10 किलोमीटर तक के लिए ऑक्सीजन से लैस एम्बुलेंस की कीमत 1,500 रुपए तय की है। इसके बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपए देने होंगे। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए किस राज्य में आज से लगाया जा रहा है लॉकडाउन, कहां-कहां पर पाबंदियां बढ़ाई जाने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में अब कितने शहरों में शुरू होने वाला है वैक्सीनेशन और कहां पर 2 शेरनी भी कोरोना की चपेट में आई। देखिए टॉप 9, हारेगा कोरोना। केरल में आज से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि प्रतिबंधों का पालन कराने के लिए 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। केरल में कल 38,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। राज्य में वैक्सीनेशन के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कर्नाटक में कर्फ्यू के बाद भी कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। ऐसे में अब 10 मई से 24 मई तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी होटल, पब, बार बंद रहेंगे। मीट शॉप और सब्जी की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। कर्नाटक में कल 48,000 से ज्यादा केस मिले, जबकि 592 लोगों की मौत हो गयी। तेलंगाना सरकार ने महामारी से जुड़े प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया है। पूरे राज्य में 7 और दिन के लिए रात्रि कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 15 मई तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके अलावा शादियों में अधिकतम 100 लोगों और अंतिम संस्कार में पूरे प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। तेलंगाना में कल करीब 6,000 नए केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा सरकार ने राज्य में 9 से 23 मई तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस दौरान मेडिकल सहित बाकी आवश्यक सेवाओं की भी अनुमति रहेगी। किराने की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। कर्फ्यू में रेस्टोरेंट से ऑर्डर ले जाने की समय सीमा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूत करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार से 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण 11 और जिलों में शुरू हो जाएगा। इन 11 जिलों में अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, शाहजहांपुर और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं।
हरियाणा सरकार ने होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों के इलाज के लिए फ्री में किट देने का फैसला किया है। किट में ऑक्सीजन मीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, मास्क, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाएं, स्टीमर और एक बुकलेट दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में 95,000 लोग घरों में आइसोलेट हैं। डॉक्टर कम से कम 2 दिन में एक बार इन लोगों का चेकअप करने के लिए उनके घर जाते हैं। बिहार में 15 मई तक लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस भी जुटी हुई है। लॉकडाउन के तीसरे दिन यूपी और बिहार को जोड़ने वाली गंगा ब्रिज से बिहार आ रहे लोगों को पुलिस ने बहरंग लौटा दिया। पुलिस की सख्ती की वजह से लोग वापस भागते नजर आए। पुलिस ने बेवजह बाहर घूमने वालों को उठक बैठक कराकर सजा दी। बिहार में कल 13,000 से ज्यादा केस मिले हैं। इंसानों पर कहर बरपाने वाली कोरोना वायरस ने अब जानवरों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। यूपी के इटावा लाइन सफारी पार्क में 2 शेरनियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। मामला सामने आने के बाद बाकी सभी शेरों को अलग अलग आइसोलेशन में रखने को कहा गया है। कुछ महीने पहले सफारी में 10 कर्मचारियों को भी कोरोना हुआ था। वैक्सीन लगवाने की होड़ में लोग कोरोना को ही न्योता देते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नरसारा व पेट में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग वैक्सीनेशन सेंटर में घुसने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आए। भीड़ को काबू करने के लिए पहुंची पुलिस भी लाचार और बेबस नजर आई। आज कोरोना महामारी पर यूरोपीय परिषद की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी और असम में कौन बनेगा सीएम, इस पर आज हो सकता है फैसला। देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के साथ एक बैठक में भाग लेंगे। ये सभी शीर्ष नेता कोरोना महामारी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग पर अपने अपने विचार साझा करेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर पीएम मोदी एक विशेष आमंत्रित के रूप में यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर राज्य के गृह सचिव को 2 दिन में रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने गृह सचिव से पूछा है कि अभी तक हिंसा की कहां और कितनी घटनाएं हुई हैं। इन वारदातों में अब तक कितने लोग मारे गए और राज्य सरकार ने इसे लेकर क्या कदम उठाए हैं। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा की जांच को लेकर दौरे पर आई केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और हिंसा को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद गृह मंत्रालय की टीम ने डायमंड हार्बर इलाके में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। इससे पहले टीम ने उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों का दौरा किया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि हम नवनिर्वाचित राज्य सरकार से अपील करते हैं कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में चल रही हिंसा को तुरंत खत्म कर कानून शासन स्थापित करना चाहिए और हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। असम में सरकार बनाने को लेकर चर्चा करने के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को दिल्ली तलब किया है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी के आला नेताओं की बैठक हो सकती है, जिसमें असम का अगला सीएम कौन होगा इस पर फैसला होगा। असम में मंगलवार तक शपथ ग्रहण होने की संभावना है। सोनिया गांधी ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक करार दिया और कहा कि ये हमारे लिए अप्रत्याशित है। उनके मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी जल्द ही नतीजों की समीक्षा करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें सामूहिक रूप से स्वीकार कर इससे सबक लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नवा बाजार इलाके में शुक्रवार को आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 जवान और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना ने आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जेल से 5 कैदी फरार हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने मामले में जांच के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पाया कि कैदी 21 फुट ऊंची दीवार को फांद कर फरार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शहर में नाकाबंदी कर दी गई है और फरार कैदियों की तलाश जारी है। जल्द ही फरार कैदियों को पकड़ लिया जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में बनी इस टीम में जडेजा और मोहम्मद शमी की वापसी हुई है, जबकि हार्दिक पांड्या को टीम में जगह नहीं मिली है। 18 जून से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। कहां पर पकड़े गए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले, कहां भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, किस शहर में ऑटो में एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई और कार में कैसे 4 मासूमों की जान चली गई। राज्य से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 2 लड़कियों को कार समेत पकड़ा है, जिनके पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए हैं। लड़कियों का कहना था कि उनके रिश्तेदार बीमार हैं।
उनके लिए इंजेक्शन है। उधर हरियाणा के भिवानी में भी 35,000 में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले मेडिकल स्टोर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के संगमनेर इलाके में भीड़ ने एक पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला कर दिया। यहाँ एक होटल के बाहर शाम के समय भीड़ जमा थी, उसी को हटाने के लिए पुलिसकर्मी गए थे। वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना मरीजों के लिए एक एनजीओ ने खास ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। फिलहाल 5 ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। ये एम्बुलेंस 300 रुपए में 3 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस सेवा की शुरू होने से उन मरीजों को मदद मिलेगी जिनके पास कोई गाड़ी नहीं होती है और इससे एम्बुलेंस की कमी की हो रही दिक्कत भी दूर होगी। कोरोना महामारी में शमशान घाटों पर भीड़ बढ़ गई है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम न पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश के वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट आगे आया है। मंदिर ट्रस्ट ने अंतिम संस्कार के लिए 150 क्विंटल लकड़ियां मोक्ष धाम को दान की हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के शिकार हुए लोगों की तादाद बढ़ने से शमशान घाटों पर भी बोझ बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की 2 मासूम जुड़वा बहनों ने रमजान महीने के आखिरी जुमे के दिन कल पेड़ लगाकर देश और पूरी दुनिया से कोरोना खत्म होने के लिए दुआ मांगी। हसनत और फातिमा ने पहला रोजा रखकर लोगों से कहा कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। सभी माता पिता अपने बच्चों को पेड़ पौधे की अहमियत जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के बागपत में कार के अंदर दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी बच्चे खेलते खेलते गाड़ी में जाकर बैठ गए थे और गेट ऑटो लॉक हो जाने की वजह से हादसा हुआ। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 16 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने इस मामले में तंजानिया के एक दंपति को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 38 कार्टन शराब जब्त की है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर पर जब्त की गई शराब की करीब 4000 बोतल की कीमत 1,40,000 से ज्यादा बताई जा रही है। शराब की ये खेप अवैध तरीके से कर्नाटक से आंध्र प्रदेश लाई जा रही थी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है।